नमस्कार। मैं अबरार खान भारत न्यूज 24 से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस सरकार के मंत्री आए दिन सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते रहते हैं। क्या वजह है कि सरकार के ही लोग सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है और विपक्षी दलों के सवाल का जवाब देना तो दूर, वो अपने लोगों का भी जवाब देना पसंद नहीं करते। ऐसी क्या वजह है? इसी पे हम लोग जरा एक टिप्पणी सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का, जिन्होंने अभी लेटेस्ट में एक टिप्पणी की है। उनको सुनते हैं। मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं, बस तो नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। और क्या, ये इकोनॉमी में कौन सी चीज ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी। अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई। बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है, कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ, मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों को से पैर छुआने के कोई अंग्रेज नहीं छूता है। ये आपने सुना कि जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला कि जीडीपी की हालत बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, 100 कुछ लोग अपनी जान दे चुके हैं, कई हजार लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि पैर छूने की प्रथा आप विदेश में जाकर के लोगों से पैर छुआते हैं, वही आप मणिपुर जाकर के लोगों से पैर छुआएं। मतलब उनका कहने का ये था कि जब हमारे देशवासी खुश होंगे तो निश्चित रूप से आपका पैर भी छुएंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। ऐसी क्या परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलना पड़ता है? जी नमस्कार सभी को। सभी और कनेक्शन इशू। तो ऐसी क्या स्थिति बन जाती है कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को देश की सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है? क्या वाकई देश के अंदर स्थिति ठीक नहीं है? क्या देश में महंगाई चरम सीमा पे है? क्या बेरोजगारी चरम सीमा पे है? क्या अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है? क्या राज्यों में जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि मणिपुर की जो स्थिति हम लोगों को अभी देखने को मिल रही है, आज भी वहां शांति बहाल नहीं हो पाई है। अभी आपने 4 दिन पहले देखा कि देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति ऐसी रही, खासकर कि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसमें राहत कार्य के लिए सरकार ने क्या किया? और जो हमारे देश का मिडिल वर्ग है, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, क्या वो आज की महंगाई से अपने आप को सहज पा रहा है? इन्हीं बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चैनल पे उपस्थित हैं रविंद्र कुमार शर्मा जी, लक्ष्मण सिंह चौहान जी और कृष्ण प्रताप मलिक साहब।
तो शर्मा जी आप बताएं कि आज जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो बयान देने की जरूरत समझी, जो आज 2 दिन पहले का बयान है, तो ऐसी क्या वजह है कि उनको अपने सरकार के खिलाफ ही ऐसी बात कहनी पड़ती है? जी शर्मा जी। जी, नमस्कार सभी भाइयों को, और आपको भी नमस्कार अबरार जी। और देखिए, जो आज सुब्रमण्य स्वामी जी का जो हम देख रहे हैं, जो राजनीतिक बयान उनके आ रहे हैं, उन बयानों को संज्ञान में लेने से पहले मैं आप सभी का ध्यान और अपने दर्शकों का ध्यान इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पर लेना चाहूंगा। आप यानी सुब्रमण्यम स्वामी जी आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स, और उसको मेटरलॉजिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। ही इज़ ए वेरी लर्नेड पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की वर्तमान राजनीति में ही इज़ ए स्टालवर्ड। अनडाउटेडली ही इज़ इन, मैं अपोजिशन ही कहूँगा, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। आज की घटनाओं पर मैं इनकी विवेचना बाद में बताना चाहूँगा सर आपको। इनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो इमरजेंसी के बाद शुरू होता है। आप जो है शुरू में सनातन धर्म के प्रचारक भी रहे हैं। आप ये देखिए कि सनातन धर्म के प्रचारक, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उनकी उत्पत्ति होती है आरएसएस से, और इसके प्रचारक में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने जो है विदेशों में जाकर भी सनातन धर्म का प्रचार किया है, वहां पर लेक्चर्स दिए हैं, बीइंग ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े लर्नेड पर्सन हैं, और मैं ये समझता हूं कि भारतीय राजनीति के एक हीरा भी हैं। और बात ऐसा है कि 1974 में ये एमपी भी बने, और उसके बाद 2016 से 2019 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और देखिए, जब ये जनता पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष भी ये 2013 तक रहे। तो आप ये देखिए कि ये जिस दल से, जिस विचारधारा से ये जुड़े हुए हैं, और इन्होंने, आपको ध्यान होगा कि नेहरू गांधी परिवार पर भी इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे। नेशनल हेराल्ड पर भी इन लोगों ने, इन साहब ने जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाया था। 2G स्कैम का भी इन लोगों ने, इन साहब ने जो है मुद्दा उठाया था, और यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार और नेहरू गांधी परिवार को भी बदनाम किया था। मगर 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ? तो 2019 के बाद तो मैं समझता हूँ ये न तो वो हैं एमपी हैं, न राज्यसभा के सदस्य हैं। अगर मैं सही हूँ अबरार जी तो आप बताएं। मेरे ख्याल से तो ये किसी भी सभा के मेंबर नहीं हैं आज की तारीख में। और आप इनका ये देखिएगा सब कि आज जो ज्वलंत मुद्दे, जिसको हम यूपीए कहते हैं, या यूपीए के जो समर्थक हैं, हम लोग ईवीएम की बात करते आए। ईवीएम का भी सपोर्ट इन्होंने, मतलब ईवीएम के खिलाफ इन्होंने अपना बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मगर आज ये ईवीएम की एडवोकेसी भी करते हैं। मैं सारी बातें क्यों बतला रहा हूं आप, उसके पीछे कारण ये है सर कि इनके कहने, करने और कथनी में या एक्शन में, मैं समझता हूं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, बहुत बड़ा अंतर है। आज मोदी जी पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, मोदी जी सरकार को, कि चाइना में फेल है, इकोनॉमी में फेल है, या जो विश्व गुरु की जो छवि बनाई गई है विदेशों में, उसकी ये बात करते हैं कि साहब वहां पे किसी एक
राजदूत या किसी एक अधिकारी ने मोदी जी के पैर छू दिए, तो शायद उसको भी जो गोदी मीडिया है या जो इस सरकार के जो समर्थक हैं वो बड़ा हाईलाइट करके बता रहे हैं कि पता नहीं मोदी जी वास्तव में विश्व गुरु बन गए क्या। मगर ये सारी चीजें स्वामी जी कह तो रहे हैं, मगर इसके कहने के पीछे इनका मंतव्य कुछ मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि चलिए ठीक है, आपको ये उनका फिर मंतव्य आगे मैं डाउटफुल फिर लगता है। जी 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 जी, अभी आते हैं आपके पास। जी, कृष्ण प्रताप मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि आज जो देश की परिस्थिति है उसमें एक मिडिल क्लास व्यक्ति, जो एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, उसे रोजगार और महंगाई कितना असर डाल रही है? क्योंकि सर ये दोनों बहुत बहुत चीजें जो हैं जीडीपी को असर करती हैं। जी। सर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को नमस्ते। और शर्मा जी ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखा हमारे जो बातचीत है, जो हमारे आज के मतलब जिनके कहने पे बात हो रही है, सुब्रमण्यम स्वामी जी। महंगाई बेरोजगारी का सर, जो कि लोअर इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, इस पर सबसे ज़्यादा भयानक असर करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज की डेट में डेली वेज पर जिंदा है। अगर उसको सैलरी उसकी ना मिले या आगे टल जाए किसी भी कारणों से, तो उसके लिए अपने खर्चों को, और बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, उनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये स्थिति क्यों आई सर? क्योंकि ये सरकार बात करती है जीडीपी 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 की, जो कि डेटा मुझे इनका जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात है, मुझे भी थोड़ी सी आई टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो वैसे ही जैसे कि ये जीडीपी की बात करते हैं, इनका जीडीपी भी जो इंटरनेशनल मानक के हिसाब से तो 2 या 3% के बीच में चल रहा है। जो ग्रोथ होती है वो पर कैपिटा इनकम होती है, और ग्रोथ जो होती है सिर्फ वो एक या दो लोगों की काउंट नहीं की जाती, वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप काउंट करी जाती है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम वो क्या है, लोगों की सेविंग्स कितनी है अकाउंट्स में उनके। तो उस मामले में तो सर हम लोगों का मतलब मिडिल क्लास का, लोअर इनकम ग्रुप का और गरीब का तो सर ड्रेन हुआ है। इनसे तो चीजें सींची गई हैं। बाकी बात करें अगर महंगाई की, तो चाहे आप चिकित्सा ले लें, अभी बारिश का सीजन आ गया है, इसी के आगे पीछे बीमारियों का सीजन भी आ जाएगा। अभी जैसे बाढ़ चल रही है, जैसी बाढ़ उतरती है वैसी बीमारियां आ जाती हैं। बाढ़ के साथ में सर खाने पीने की चीजें सबसे पहले महंगी होती हैं, सब्जियों के दाम हावी हो जाते हैं, अनाज के दाम महंगे हो जाते हैं। तो ये तो सीजन के साथ हमारे यहाँ पे आता है। तो और इन चीजों में वही लोग जिनकी आय लिमिटेड होती है या फिर एक फिक्स आय होती है, जिनको पता होता है कि हमारे महीने में इतना ही आना है। एक बार को बिजनेस क्लास के लिए तो आप कह सकते हैं एक महीने में 1 लाख कमाया, दो दूसरे अगले महीने में 3 लाख कमा लिया, लेकिन जिसकी इनकम ही 15 हजार आनी है महीने में, उसके लिए तो घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आदमी बचत क्या करेगा? उसको अपने पेट पेट की कटौती करनी पड़ेगी। तो सर हम लोगों के लिए तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट बनाते हैं इंडिया का। और एक बात कह के अपनी बात पे भी रुकूंगा, सिर्फ कोरोना में जो अनप्लान्ड कोरोना था, उस वक्त तक भी हमारा जीडीपी जो ये कहते हैं 220 या 222 लाख करोड़ का था। 60 लाख करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। एक झटके में 1.5 साल के अंदर इनके 3 लॉकडाउन में चला गया। उसके बाद से सर हमारी इकोनॉमी एक तरीके से रिसेशन पे है। हमारे एक कनेक्शन शायद शर्मा जी उसका है। तो महंगाई, बेरोजगारी, इनके दोनों का मतलब होना, एक अनुपात में लोगों को रोजगार मिलना। यूपी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स आप देख सकते हैं जहाँ पे भर्तियां या तो रिक्त पड़ी हैं, लेकिन सरकार ऐसे ऐसे दावे करती है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट की एक कैंपेन चल रही है कि हमने 4 लाख नौकरियां दी। सर आपने कौन सी नौकरियां दी? उसका कोई हवाला नहीं है। अगर आप ठेकेदारी कल्चर पे बिठा के लोगों को नौकरियां देना टेम्पररी बेसिस पे, उसको नौकरी कहते हैं? वो नौकरी नहीं होती, वो काम होता है। वो इसे एक टेम्पररी काम होता है, क्योंकि कोई नौकरी ऐसी नहीं होती जिसमें कि एश्योरेंस ना हो। यहाँ तक कि जो लोग रिटायर्ड हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन तक की पेंशन मिलने में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही हैं।
और महंगाई के सेक्टर में से न सिर्फ खाने की चीजें महंगी हो गई, ना एजुकेशन महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, फ्यूल महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई, अब सब्जियां महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, टमाटर जिसको कि मतलब हम लोग कहीं पर भी उगा सकते हैं, घर घर में उगा लेते थे टमाटर, ऐसी चीजें अब 200 रुपए किलो की बिक रही हैं। तो और ये हमको एग्जाम्पल देते हैं सर पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को तो अभी $2 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिल गया, आईएमएफ से उनको स्टैंड बाय लोन मिल गया, तो उनका तो काम चल गया सर, हम पाकिस्तान थोड़ी है। तो ये इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है ये हमको कहाँ ले जा रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है, नुकसान की जी तरफ ले जा रहा है। थैंक यू। जी, राष्ट्रवाद की वजह से ये सारी चीजें छद्म छद्म नहीं छद्म हो रही। राष्ट्र छद्म छद्म राष्ट्रवाद, राष्ट्र बिल्कुल ठीक बात है जी। लक्ष्मण जी, आप कैसे देख रहे हैं कि आज के समय में जो स्थिति दिख रही है, जिसमें कि बहुत सी समस्याएं हैं, धर्म जाति के नाम पर, आदिवासी समाज के उत्पीड़न के नाम पर, आने वाले चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और जब देश की सरकार को काम करने का समय होता है तो उस समय वो काम नहीं करती, और चुनाव के टाइम पे लोगों को धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करने के अलावा राजनीतिक पार्टियों के पास अपना काम गिनाने का नहीं रहता, इसलिए ये काम करती हैं क्या? जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, और पैनल में सभी साथियों को नमस्कार। देखिए अबरार जी, इस सरकार को आज 9 साल हो गए चलते चलते, और 9 साल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जनता के लिए नहीं आई कि जिससे जनता ये कहती कि हाँ हमारा भला हुआ है। जनता 9 साल से परेशान है, और ये नहीं कि एक ही चीज से परेशान है, हर तरह से जनता को लूटा जा रहा है, हर तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है। अभी मैं आपको टमाटर की बात हमारे कृष्ण भाई ने की, अभी अभी 1 महीने के फ्लैशबैक में आप जाइए, 1 रुपया किलो की कीमत किसान को मिल रही थी, और आप याद कीजिए वो नज़ारा जब किसान ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में भरकर मंडी में टमाटर ले जा रहा था, और उस टमाटर को वो रोड पे फैला रहा था क्योंकि उसको कीमत नहीं मिल रही थी। ये सरकार किसानों को कीमत, उसकी जो फसल का उचित मूल्य नहीं देती। यहाँ जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं सरकार के, वो उन चीजों का भंडारण करते हैं, और वो फिर सारा बर्डन जनता पर पड़ता है। आज 160 रुपया, कभी आपने पहले भी सुना है 160 रुपये टमाटर का भाव, मुश्किल से 10 रुपये किलो हुआ करता था यही टमाटर, मुश्किल से, लेकिन आज 160 रुपये, आज तो ये गिफ्ट पैक बन गया है जनता को। देखिए, ऐसा अभी है ना कि बेरोजगार, टमाटर तो आप फिर भी इग्नोर कर जी सकते हैं, क्या हरी मिर्च इग्नोर कर सकते हैं आप? क्या धनिये मैं को वही इग्नोर कर सकते हैं आप? तो ये सारी चीजें ही हैं जो एक तरफ से 400 किलो, 300 किलो, 200 किलो के रेट वो पे मैं चल रही। वही क्या कह रहा हूँ, अदरक का भाव 300 रुपये किलो जा चुका है। जो हमारे घर के रसोई के महिलाओं के मसाले हैं उनका भाव आसमान छू रहा है। तो जनता को छोड़ा कहाँ से, ये बताइए आप। कभी किसी सरकार ने, अरे कांग्रेस की भाई सरकार लक्ष्मण जी, देश में ये रही, बताइए कि क्या सरकार उसकी पैदावार करती है या सरकार उसको बेचती है? भाई ये तो जो बेचने वाले हैं उन्होंने रेट बढ़ाया होगा, सरकार का इसमें क्या दोष है? तो फिर तो जनता को सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर जनता को सरकार की क्या जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो सरकार का मतलब क्या बनता है? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। फिर भाई सरकार होती है सड़कें बनाने के का लिए, सरकार होती है सड़कें बनाने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, और रेलवे ट्रैक तैयार करने के लिए। सरकार इन सब चीजों पे काम करती, लेकिन बेचता तो व्यापारी अगर दाम बढ़ा रहा तो सरकार क्या करे उसमें? वो तो मजबूर है।
व्यापारी ने दाम बढ़ाया, किस वजह से व्यापार, आप तय तक जाइए ना, बिचौलियों को सरकार क्यों पैदा करती है? आपसे पहले जब किसान बिल लेकर आया था तो अडानी की जो मंडियां खुलवा दी गई थी, जो उनके भंडारण के हाउस खुलवा दिए गए थे, तो वो क्या देखा था देश में? और इसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर ये सरकार के हाथ में नहीं है तो सरकार चाहे तो इसी टमाटर को आज 5 रुपए किलो बिकवा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि सरकार के जो उद्योगपति है किसी तरह से उनकी जेब भरी जाए और जनता की जेब काटी जाए। आज की स्थिति ये पैदा हो गई है। ये जो सरकार है ये जनता की सरकार नहीं है। और ये तो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि भाजपा चाहे वो किसी भी रूप में थी, वो हमेशा से उद्योगपतियों की सरकार रही थी, वो कभी देश की जनता की सरकार नहीं रही। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो महंगाई भी आई है, बेरोजगारी भी आई है, और अब तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री का जो ढोल पीटा जा रहा है, उन्होंने इस देशवासियों को दिया क्या है सिवाय दुख और दर्द के? दुख दर्द ये दिया है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी आज फिर फ्रांस के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री जी कभी अमेरिका घूम आते हैं, मणिपुर गए कभी? मणिपुर का मैं बोला है प्रधानमंत्री ने? कभी जनता की सुध ली है? जिस तरह से राहुल गांधी जी आज जनता से मिल रहे हैं, कभी कोई ऐसा नेता मिला इस देश में? तो ये अरे तो विपक्षी दल की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं पे कोई जरूरत हो तो विपक्षी दल को काम कर लेना चाहिए। ये जरूरी है कि हर जगह प्रधानमंत्री ही जाएंगे? विपक्ष अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, मुस्तैदी से कर रहा है। विपक्ष ने क्या सवाल नहीं उठाए? क्या विपक्ष ने इस देश में बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाया? पिछले जून में जो आंकड़े आए उस पर क्या विपक्ष नहीं बोला? क्या महंगाई पर विपक्ष नहीं बोल रहा है? किस चीज पर? राफेल पर विपक्ष नहीं बोला था? किस चीज पर? विपक्ष जब सवाल उठाता है तो उसके घर ईडी और सीबीआई जाती है। आप इतिहास उठा के देखिए। विपक्ष भाई प्रधानमंत्री जी जो हैं, प्रधानमंत्री जी विश्व के नेता हैं, विश्व की लीडरशिप वो करते हैं, उन्हें विश्व के और भी कंट्रीज को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हमारे देश का जो विपक्ष है वो बाकी चीजों को। मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 9 साल से विदेश से क्या लेकर आए भारत की जनता को? आप बता दीजिए मुझे एक भी चीज जो प्रधानमंत्री जी विदेश से लेकर आए। बल्कि ये हुआ फोर्ड और शेवरलेट जैसी कंपनियां यहाँ से छोड़कर चली गई। फोर्ड और शेवरलेट जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ के चली गई। एफडीआई का जो झूठा ढोल पीटा गया था वो फ्लॉप हो गई, हट गया। क्या लेकर आए थे प्रधानमंत्री जनता के लिए 9 साल से? और वो तो बिगड़ बुलाए जाते हैं। आज तक प्रधानमंत्री सरकारी प्रोग्राम में एक बार गए, वो अमेरिका गए थे अभी, जब बाइडेन ने उनको बुलाया था। तो वो तो अपनी मर्जी से जाते हैं, वो बिना बताए पाकिस्तान में चलिए चले आते हैं। इस देश असल में पता भी नहीं होता। आप विपक्षी लोगों के पास देखा है ऐसा? नहीं, आप विपक्षी लोगों के पास जो है विरोध करने के अलावा कोई काम नहीं है। कभी आप समर्थन में खड़े नहीं होते देश सरकार के। आज एक मिनट सुनिए अरे मैं सुन रहा हूँ, 1 मिनट सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, प्रधानमंत्री जी ने गंगा सफाई अभियान को चालू करवाया, प्रधानमंत्री जी ने शौचालय बनवाया, प्रधानमंत्री जी ने वो जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को दिया। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं पे उन्होंने काम किया और सब गरीबों के लिए किया। अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिलवाए। क्या आज देश की जनता उन सिलेंडरों को भरवा पा रही है? 1200 रुपए का, 1100 साढ़े 1100 रुपए का जो सिलेंडर आज देश की जनता ले रही है, क्या वो भरवा पा रही है? भाई साहब वो ऐसे ही खड़े हैं सजे हुए, आप गाँवों में जाके देख लीजिए। वही हमारी जो औरतें हैं वो चूल्हे पे रोटी बना रही है फिर दोबारा से। ये हाल है। और अब आप कह रहे हो कि शौचालय बनवाए, उनमें पानी कौन देगा? वो ऐसे ही गिर गए बड़बड़ा कर। वो ऐसे शौचालय बनवाए। भाई साहब इस देश को शौचालय के नहीं, सही सोच की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं है।
चलिए की जरूरत ठीक नहीं। है, अगर हमको देश को सक्षम, सही हमको सोच सक्षम, देश की जनता को सक्षम बना दीजिए। वो जी जी शौचालय भी जी जी बनवा लेगी, वो शौचालय भी बनवा लेगी, और वो जो फ्री राशन का ढोल पीट रहे हैं वो राशन भी भरवा लेगी। युवा को जी रोजगार दे जी जी दीजिए, जी। युवा को रोजगारी दे दीजिए, और महंगाई को प्लीज कम कीजिए। नहीं तो 2024 में जनता सबक सिखाने जा रही है, ढूंढे नहीं मिलोगे, 100 सीट नहीं आ पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, तो प्रधानमंत्री जी सही सोच की जरूरत है, ऐसा लक्ष्मण जी का कहना है। और देश में महंगाई कम करना ये अहम मुद्दा है। देश में चल रही हिंसा जिन राज्यों में चल रही है उनको रोकना ये अहम मुद्दा है। तो शर्मा जी, आप क्या मानते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि बच्चों को, जो युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए या स्किल इंडिया के तहत उन्हें स्वरोजगार करना चाहिए? देखिए साहब, आपका जो प्रश्न है युवा को, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, समय काफी हो गया। जी ऐसा है साहब कि युवा को जब हमारे माननीय नाली की गैस पर पकौड़े तलने की योजना दे सकते हैं, तो और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? युवा को शिक्षा की जरूरत नहीं है, युवा को किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं स्वरोजगार करिए। अब स्वरोजगार के लिए उन्होंने एक सलाह दी कि आप पकौड़े तलिए। सभी पूरी मिनिस्ट्री ने इस बात को बड़ी मेजें थपथपा कर के इसका उद्घाटन, वो स्वागत किया कि देखिए स्वरोजगार होगा। अब बैंकों की जहां तक बात है साहब, अगर किसी को आप लोन भी दे दीजिए और वो लोन किसी वजह से न चुका पाए, तो क्या उसके घर कुर्की नहीं हो जाएगी? मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं आपके थोड़े से प्रश्न से थोड़ा सा डाइवर्ट इसलिए बताना चाहता हूं कि आज बड़े बड़े पूंजी हजारों करोड़ रुपया लेकर के हमारे देश से भाग गए। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, उनके लिए विदेश से वापस बुलाने का कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको सर याद होगा कि ये बड़ा हल्ला मचाया करते थे कि साहब हम वहां से उसको, क्या नाम है, वो दाढ़ी वाले जो थे, हम वहां से उनको पकड़ के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो माल्या कर को। देंगे। माल्या साहब को ले, मगर क्या हुआ? प्रत्यार्पण करेंगे, उसका भी बड़े जोर शोर से इन्होंने डंका पीटा था। मैं ये सारी बातें क्यों बतला रहा हूँ? मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि 2014 से लेकर के इस 2023 तक, और मैं समझता हूं 2024 तक जब इनका कार्यकाल पूरा होगा, ये केवल ढोल पीटने का काम करते हैं। ढोल पीटने के अलावा कुछ और काम नहीं करते हैं। जैसा भी लक्ष्मण भाई ने कहा, जो इनकी योजनाएं थी, लक्ष्मण भाई ने 2-4 योजनाएं गिनाई हैं। आप ये देखिए, कम से कम नहीं, उन्होंने 200 से 250 योजनाएं इस जनता को बहकाने की कहा है और इनके अनाउंसमेंट किए हैं, इनका प्रोपेगेंडा किया है। मगर आज कोई भी योजना, आप वो युवा की आप बात कर रहे हैं, युवा के हाथ में तो इन्होंने डंडा दे दिया है धर्म का, धर्म की अफीम चटाई हुई है। उसको तो कहते हैं कि नारा लगाइए, हाथों में इनके मंत्री संतरी कहते हैं हाथों में तलवार ले लीजिए। तो ये युवा को कहाँ ले जाना चाहते हैं दोस्तों? हमें ये सब सोचना होगा। तो युवा तो जी, हम लोगों को ये सोचना होगा कि युवाओं को हम लोग कहाँ ले जाएं। तो एक कृष्ण बात प्रताप एक मलिक बात साहब, ये जी। 1 मिनट मैं आपकी ओर चाहूंगा सर। मेरी सुब्रमण्यम जी के साथ जो मैं बात कह रहा था, आप ये देखिए कि स्वामी जी ने इतने एलिगेशंस आज मोदी जी के ऊपर कटाक्ष किए हैं, चाहे मणिपुर पे किया, चाहे कोरोना पे किया, चाहे उन्होंने अमेरिका के उस पर भाषण पर किया। हालांकि राहुल जी को थोड़ा सा वो तंज कस रहे हैं अपनी बातों में, मगर उसके बावजूद भी हिंदुत्व के बारे में भी इन्होंने कटाक्ष किया है, मगर और विश्व गुरु बनने पर भी कटाक्ष किया है। ये सारे कटाक्षों के बावजूद भी सर आप लोग ये देखिएगा कि स्वामी जी पर ये सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि ये सब चीजें, जैसा मैं पूर्व में बोल रहा था अपने वक्तव्य में,
कि ये सब जानबूझ करके जनता की सिंपैथी भी ली जा रही है। स्वामी जी को आप इस सरकार से अलग न समझें। निश्चित रूप से अगर जी, कोई और जनता होता की तो सिंपैथी उसके के लिए। उसके उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो गई होती, उस पर यूएपीए लग जी गया जी होता। जी जी, जी जी, शुक्रिया। शुक्रिया। मतलब जनता की सिंपैथी के लिए स्वामी जी को लगाया गया है इस काम के लिए। हाँ भाई, कृष्ण प्रताप मलिक साहब, ये बताइए कि आज हमारा देश चाइना के साथ बड़ा व्यापार कर रहा है, जिसमें ट्रेड डेफिसिट था करीब 100 लाख करोड़ का। ऐसे ही था ना कुछ, या 100 बिलियन का कुछ। 100 बिलियन हाँ, डॉलर जो सौ कांग्रेस के बिलियन टाइम में, डॉलर का। जो कांग्रेस के जी। टाइम में 20 तो 20 से व्यापार, 25। हाँ, तो इसका मतलब जिससे हमारा अच्छा व्यापार हो रहा है वो हमारा दोस्त होगा, और जबकि वही दोस्त हमारी सीमाओं पर जगह जगह अधिग्रहण करने का काम कर रहा है, गांव का नाम बदलने का काम कर रहा है। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाइना के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है? दोस्त बना के रख रही है या दुश्मन की तरह देख रही है? सर वो एक बड़ी लंबी चौड़ी बज़्म है, वो लिखी किसी और कंट्री के लिए गई थी, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे फिट होती है। उसकी 2 लाइन से शुरू करता हूँ। चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है। ये जो चंद शह पसंद है, जो बोलते जो है उनका गला घोट दो। तो इनका हाल ये है सर कि चीन ने हमारे यहाँ पर माथे पर बंदूक लगाई हुई है। उस बंदूक को लगा के कोरोना के बाद में तो खास तौर से, पहले भी चाइना बुलिश पॉलिसीज के साथ बिजनेस करता है अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर। वैसे ही इन्होंने, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कई जगह पे इनकी बुलिश पॉलिसी की वजह से यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज इनसे दूर हो रहे थे। लेकिन आज भी इंडिया के अपने बॉर्डर पे फौज बिठा के जबरदस्ती में हमारे एरिया को ऑक्यूपाई करके, क्योंकि चाइना में एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, वो भी ग्रीनलैंड की और वाटर बॉडीज की। उसके लिए चाइना हमारे कंट्री में इनरोड्स बना रहा है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि सर उन्होंने जो 60 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था, जैसे अभी लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, जिन कंपनीज का लक्ष्मण जी नाम ले रहे थे, वो सब अमेरिकन कंपनी थी। शेवरले हो गई, फोर्ड हो गई, मैं उसमें 2-4 नाम और ऐड कर देता हूँ। ये फॉक्सवैगन हो गई, वो भी चली गई, जर्मन थी। इसका और एक पॉलिश मेकर था, वो कार बनाता था, स्कोडा, वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मार्केट। तो ये हमारे मार्केट में तो टाटा महिंद्रा की गाड़ियां रह गई हैं। और जल्दी हो सकता है चाइना के जो वेयर हाउसेस में कबाड़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पड़े हैं, जो किसी ने नहीं लिए, वो हम लोग खरीद लें। क्योंकि इनकी हालात ये आ गए हैं सर, मतलब आप इनका मतलब सोच के दुख होता है कि हमारा प्रधानमंत्री ये काम कर रहा है, उसके रहते हुए ये काम हो रहा है। आप रूस जो हमारा अलाय है, आप उसको युआन में पेमेंट कर रहे हो, यूएस डॉलर में भी नहीं कर रहे। मतलब ना तो चाइना आपका सगा है, ना रूस को कोई फर्क पड़ेगा, वेस्टर्न ब्लॉक आपके खिलाफ हो जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है कि युआन यूएस डॉलर को बीट कर देगा। यूएस डॉलर अभी भी मार्केट को डोमिनेट करती है, अगले कम से कम 40-50 सालों तक और करेगी। और उसके खिलाफ अगर आप हमारे रुपये को गिरा देंगे, तो डॉलर का जो डॉलर में ट्रेड है, फ्यूल हो गया, एनर्जी हो गया, मतलब इन प्रधानमंत्री जी की बात से तो मेरे को ये लगता है सबसे ज्यादा नाले तो हमारे यहाँ इंडिया में बहते हैं। तो इस हिसाब से हम तो अपनी एलएनजी, अपनी एलपीजी बना रहे होते हैं। हमें तो दुनिया का कतर होना चाहिए था एलएनजी के मुकाबले में। जब वो वाले लॉजिक अप्लाई करे जाते हो कि मेरी मर्जी चलेगी और एक दो लोगों से बस मैं सलाह लूंगा कि हाँ भाई ये काम करना है, वो कहेंगे हाँ जी और जी चला दो तीर, वो मैं चला दिया जी मैं तीर। तो जब आप युआन में पेमेंट करेंगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जब हमारी डिफेंस फोर्सेस के बजट सिर्फ नाम के लिए दिखाए जाएंगे, और खरीदारी के नाम पे कांग्रेस ने जो रफाइल की डील करी थी वो 126 प्लेन्स की थी, क्योंकि हमारी एयरफोर्स की 2010 में रिक्वायरमेंट 126 फाइटर जेट की थी। उस पे इन्होंने 36 खरीदे हैं। 26 इन्होंने नेवी के लिए अब जाके लिए हैं। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? उसमें इन्होंने रिलायंस नाम की, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो अनिल अंबानी की मशहूर कंपनी है, जो कि जाने जाते हैं अपने स्टाइल ऑफ बिजनेस के लिए कि वो कंपनी क्या खोलते हैं और उस कंपनी का क्या अंजाम होता है। जिस कंपनी को रफाइल के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस का काम करना था, वो कंपनी तो बंद होने की कगार पे है। तो इस रफाइल का फ्यूचर क्या होगा? और उसमें इतना सारा जो पैसा गया, वो किसकी जेब में चला जी गया? जी, ऐसा है कि ठीक बात है, ये एक अलग मुद्दा है। एक
विस्तृत चर्चा की उस पे जरूरत है अलग जी, बस से। आखिरी उस आखिरी पे हम आखिरी एक लोग बात जी आखिरी एक बात इजाजत हो तो कहता चलूं, जब इतनी बात आगे आई है। देखिए सर, इन लोगों का लॉजिक वो है, पाकिस्तान का ये अक्सर उदाहरण देते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, पीटीआई की, टमाटर वाला भाई दही खा लो, पब्लिक ने उनको दही चटा दी सर, चटा दी पब्लिक ने चलिए। उनको। जी जी। हाँ, लक्ष्मण जी बस बहुत शॉर्ट में अपनी बात को रखिएगा। तो मैं आप अगर कांग्रेस समर्थ 15-20 सेकंड में मैं एक बात रखना चाहता हूँ जो मेरे से तो रहेगी। आप अगर कांग्रेस समर्थक हैं तो कांग्रेस ने इस सरकार की जो कुनीतियां हैं जो जनता के विरोध में है उनको क्या जनता तक पहुंचाने का आपका अपना मिशन चल रहा है या पूरा कर चुके हैं आप लोग? देखिए, अगर जो इस सरकार की जो कुरीतियां हैं, जो भी ये सरकार जुर्म जाति कर रही है, अगर आज देश में उस समस्याओं को उठाने का काम जो कर रही है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अडानी के मसले पर राहुल गांधी जी संसद में बोले तो देखिए उनके साथ क्या किया इस सरकार ने। एक डिफर्मेशन का झूठा केस जिसमें उनको सजा दिलवाई गई, और आज राहुल गांधी जी उस सजा से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो उठा रही है इस देश में जनता की समस्या, और उठा ही कौन रहा है बताइए आप। तो मैं एक बात इस बात से अलग हटकर कहना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन से जो मेरे से रहेगी थी, कि जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की लाडली पुलिस जो दिल्ली पुलिस, उसने तो अब अपनी जो चार्जशीट पेश की है उसमें तो बृजभूषण सिंह के लिए बोल दिया है कि इस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और इसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय से कोई ऑर्डर नहीं आया, और उसके अपोजिट हमने ये देखा कि टाइम्स नाउ की महिला पत्रकार जब उनसे सवाल पूछती है तो उस महिला को बदतमीजी की गई, और जब गाड़ी इतनी तेज बंद की गई, अगर वो जल्दी से अपना हाथ न खींचती शायद माइक उठाने लायक नहीं रहती। तो जो जो ये ढोल पीटा गया था कि महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ, महिलाओं का सम्मान, तो वो कहाँ गया? एक 2-3 सीटों के लिए आप जो देश की महिला खिलाड़ी है उनको उनके लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे, तो आप क्या कर पाओगे महिलाओं के लिए जो आधी आबादी है? तो महिलाएं चलिए 2024 ठीक में है। आपको सबक सिखाने का काम करेंगी, ब्रजभूषण शरण सबक सिंह का सिखाने का जो काम मामला करेंगी। है जी, ये बहुत अलग मामला है। तो आज नहीं, वो एक चर्चा में लाना जरूरी था, वो वीडियो वायरल है हाँ सर। हाँ, और वो मैं अलग से मीडिया, वो आप भी अलग आप से भी मीडिया से एक हो, मैं आप भी मीडिया से हो, और इस देश की मीडिया ने जो झूठा गुब्बारा फुलाया है भाजपा का, वो 2024 में फटने वाला है। देश की जनता जी जान चुकी जी, है ये असल कि में किस बड़ा तरह से उनको मुद्दा है ठगा और गया इस है। पे अलग से चर्चा करेंगे। इसके लिए कि नहीं, आज हम लोगों की चर्चा का विषय मेरा तो पॉइंट था था। सुब्रमण्यम बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद। सुब्रमण्यम स्वामी पर हम लोगों की चर्चा थी और उससे हम लोग काफी इधर उधर भी चले गए। खैर, जरूरत इस टाइम यही है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कहने पर भी अगर वो बातें उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो देश के हित की बात है, और सरकार अगर इन सर चीजों पे नहीं सर सचेतती है। अभी सर एक मिनट, मैं बिगर इजाजत के बोल रहा हूँ सर, आप देखते जाइए, अभी और कई सुब्रमण्यम स्वामी निकलेंगे, क्योंकि जो इनकी डिक्टेटरशिप चलती है उनको इनके नेता भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में एक और डिफेक्शन हुई है। और बस जाते जाते आपकी इजाजत से एक बात ऐड करता चलूं। देखिए, 2014 में आए थे सपने दिखा के, 2019 में इन्होंने कहा कि हमें 5 साल और दे दो। अब ये कहेंगे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें एक बार मौका और। तो वी सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात पे भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार अपनी लॉयल्टी स्विच करी है, तो बहुत लोगों को बदनाम करा है, तो हम एकदम से उनकी बातों पर, हमारे सामने तो ये बातें ऑलरेडी हैं सर। बहरहाल वो सुब्रमण्यम कितने लॉयल हैं कितने नहीं हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जिन बातों पे उन्होंने बोला, मीडिया के साथ में चर्चा की, वो जरूरत है देश की।
और हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि सरकारों का कर्तव्य होता है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें हिंसा ना हो, देश के नागरिकों को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हों, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हों और सभी देशवासियों को उनके कारोबार का, उनके रोजगार का साधन उपलब्ध कराना देश की सरकार का कर्तव्य है और देश की जनता का ये अधिकार है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।